अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एमडी जहांगीर सर अलिफ लाम मीम चैनल पे आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, खैर मकदम करता है। आज हम लोग कवायद के पांचवा हिस्सा लेकर के आए हैं, पांचवा पार्ट है ये। और आज इल्म हिज्जा का मेरे ख्याल से ये आखिरी हिस्सा है और इसके बाद हम लोग इल्म अरूज के बारे में पढ़ेंगे। कवायद को मैंने 5 हिस्सों में बांट करके आगे बढ़ा था और पहला हिस्सा इल्म हिज्जा, इसको लेकर के हम लोग आज हाजिर हैं आपके सामने। इस चैप्टर से पहले मैं बता दूं कि इल्म हिज्जा में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है हर्फ, हरूफ, हम लोगों ने पढ़ लिया है हुरूफ तहज्जी, हम लोगों ने पढ़ लिया है मुफरद, हम लोगों ने पढ़ लिया है मुरक्कब, हम लोगों ने पढ़ लिया है हुरूफ शमसी, हम लोगों ने पढ़ लिया है हुरूफ कमरी, और हम लोगों ने पढ़ लिया है और भी दीगर चीजें हैं जो हमको लगता है कि इल्म हिज्जा के जितने भी अरकान हैं जिससे इल्म हिज्जा मुकम्मल होता है, हमने पूरे 4-5 वीडियो के अंदर समेटने की पूरी कोशिश की है। मैं बोर्ड पर थोड़ा सा इसलिए लिखता हूं कि थोड़ा टाइम बच जाए, मेरा भी और बच्चों का भी, जिसकी वजह से दिक्कत नहीं होना, टाइम लगता है लिखने में और दूसरा कोई मामला नहीं है। खैर, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं अभी कि इल्म हिज्जा में एराब का रोल बहुत अहम है। इल्म हिज्जा में एराब का रोल बहुत अहमियत का हामिल रखता है। क्यों? इसलिए कि हम कोई हर्फ को जब मिलाएंगे तो जब तक उस पर एराब नहीं होगा उस वक्त तक हम उसको मुकम्मल मीनिंग नहीं दे सकते हैं। वो लफ्ज मुकम्मल मीनिंग अपना नहीं बतला पाएगा दूसरे की नजर में कि मैं क्या चीज हूं। जैसे बे को दाल में अगर लगा तो देंगे, लगा हुआ तो रहेगा, लेकिन ऊपर जबर है या नीचे जेर है या पेश है, ये पता नहीं चलेगा कि यह है क्या चीज। तो वहां पर एराब अपना बखूबी अंजाम निभाता है। देखिए, हम आज समझते हैं कि एराब कहते किसको हैं। हम हर्फ जब पढ़ते हैं तो हर्फ बहुत सारे हर्फों को मिला करके हर्फ का मजमुआ होता है और बहुत सारे हरूफ जब मिल जाते हैं तो वो लफ्ज बनता है। ठीक है, जब लफ्ज बनता है तो अपना मीनिंग उस वक्त तक नहीं देगा जब तक एराब ना लगा हुआ हो। उर्दू की दुनिया में हम लोग जानते हैं एराब के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बबल पॉइंट्स या मार्क्स। एराब को समझने के लिए इसको मैंने 8 हिस्सों में बांटा है। ये 8 हिस्सा में आप देख रहे हैं, आप शायद बोर्ड पर देख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये फतह, कसरा, जम्मा, सुकून, उसी को जज़म कहा जाता है, वक्फ, तशदीद, तनवीन और मद। ये 8 मरहले हैं, ये 8 पार्ट्स हैं, 8 अक़साम हैं किसके? एराब के। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि जबर को उर्दू की दुनिया में क्या कहा जाता है, अरबी की दुनिया में क्या कहा जाता है, कसरा को क्या कहा जाता है, जम्मा को क्या कहा, कैसे उसका सिंबल होता है, उसका सिंबल कैसे होता है और वो कहां पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फतह के बारे में। फतह के मतलब ही आते हैं ऊपर, जीत। जी नहीं सुनते हैं कि लड़ाई हमने फतह कर ली, यानी क्या, हमने लड़ाई जीत ली। तो मतलब ऊपर में थे इसलिए जीत गए, मेहनत किया। तो खैर, फतह का मतलब जीत, यानी कि ऊपर, फतह मतलब ऊपर। आप देखिए, ये लकीर देख रहे हैं, आप ये लकीर देख रहे हैं, ये लकीर का मतलब मैंने एक सिंबल दे दिया है कि आपको समझने में आसानी हो कि ये जबर ऊपर देख रहे हैं, जबर है, इस लकीर के ऊपर जबर है, मतलब फतह, ऊपर मतलब फतह। आप देखिए, इसके नाम पर ऐसे ले लीजिए आप कि एक बा है और एक दाल है। हमने हर्फ तो लिखा है, लेकिन इसको अगर हम फिर मिलाएंगे, यहां पर ऐसे मिलाते हैं, लेकिन ये बेदाल जबर है या बेदाल जेर है या ये बेदाल पेश है। तो जब तक हम उर्दू की दुनिया में इसको हम पूरे तरीके से एराब नहीं लगाएंगे उस वक्त तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ये लफ्ज के मीनिंग क्या है। अब देखिए, जैसे ही मैंने फतह का सिंबल दिया, ऊपर जबर दिया, अब आप भी वहां से पढ़ रहे होंगे बेदाल जबर बद।
क्या पढ़ा आपने इसको? बेदाल जबर बद पढ़ लिया आपने, इसलिए क्यों? क्योंकि ऊपर में ये जबर है। उसके बाद मीम रे जबर मर, मीम रे जबर मर, मीम रे जबर मर। जबर कहां लगाया हमने? ऊपर में ना, जबर ऊपर में ही लगता है, तो ऊपर में जबर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको, ये जो है ये, इसको क्या बोलेंगे? बोलिए आप। इसको बोलेंगे फतह। क्या बोलेंगे? एग्जाम में पूछता है कि मंदरजा झेल में से फतह के निशान पर निशान लगाइए, फतह हरूफ पर निशान लगाइए। अब उसमें ये 3-4 दे देगा, एक पे जेड देगा, एक पे जबर देगा, एक पे पेश देगा, एक पे जजम देगा। लगाओ। आप उस टाइम मिस कर जाते हैं कि मैं कौन लगाऊं। तो जिस हर्फ के ऊपर में जबर होगा, जिस हर्फ के ऊपर में, जिस लफ्ज के ऊपर में जबर होगा, उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं? उसको फतह कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। और दूसरा है कसरा। ठीक इसका उल्टा देखना आप, मतलब नीचे की तरफ, हर्फ लफ्ज के नीचे लिखा होता है। आप इसी को देखिए, ठीक इसका उल्टा हम आपको यहां लाते हैं। बा है, यही बा फिर लिखिए आप, दाल लिखिए, लेकिन यहां मैंने बादाल लिखा, लेकिन यहां पर हम जबर नहीं देंगे, ऊपर में नहीं देंगे, क्योंकि ये फतह नहीं है, हमारा कसरा है, इसको नीचे में लगाएंगे। बादाल जेर बिद, बादाल जेर बिद हो गया ये। अब क्या हुआ? यहां पर ऊपर था तो क्या कहलाएगा? फतह, और यहां पर नीचे लग गया तो क्या कहेंगे? इसको कसरा कहेंगे। राइट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में बात आपको आई होगी। आप देखिए फिर इसके एग्जाम्पल लीजिए। मीम रा, फिर नीचे लगाइए जेर मिर, यहां किसमें? कसरा में जेर लगाया और फतह में जबर लगाया ऊपर। जी आइए जम्मा, क्या बोलती? तीसरा क्या है? तीसरा आपका ये कसरा हो गया, तीसरा आपका है जम्मा। क्या है? जम्मा। क्या है? जम्मा। इसको बोलते हैं पेश। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पेश। पेश। आप देखिए इसी हर्फ को फिर बताते हैं आपको हम, फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार। यहां बेदाल मैंने लगाया, यहां मैंने बेदाल लगाया, और यहां भी हम बेदाल ही लगा रहे हैं, यहां भी हम बेदाल ही लगा रहे हैं, लेकिन यहां बदला बदला सा रहेगा, मीनिंग बदल जाएगी। देखिए यहां मैंने बेदाल जबर बद लगाया, यहां मैंने बेदाल से बिद लगाया, तो क्या बन गया? कसरा का मिसाल। और यहां पर बेदाल पेश बुद्ध लगाया। ऊपर क्या लगाया मैंने? पेश लगाया ना। अच्छा, बेदाल पेश। अब ये दाल पे क्या है? दाल पे पेश है ना। दाल पे क्या है? दाल पे क्या है? दाल पे पेश है। तो ये जम्मा क्या कहलाएगा? जिस हरूफ के ऊपर पेश हो, जिस हरूफ के ऊपर पेश होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? जम्मा बोलेंगे। ऐसा निशान होगा, बिल्कुल वाव के जैसा, बिल्कुल वाव के जैसा होगा जम्मा। उस पर आप जब भी वो लगा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिए कि ये जम्मा वाला हरूफ है। जिस पर नीचे में जेर होगा, उस हरूफ को क्या बोलेंगे? क्या? कसरा बोलेंगे। और तीसरा क्या है? फतह। ऊपर में जबर होगा। ठीक, मुझे आप समझ गए होंगे। आगे आइए, अगला जो हरूफ है वो है आपका जजम। क्या है ये? जजम। ठीक ये दाल के शक्ल का होता है। क्या होता है? ठीक ये दाल के शक्ल का होता है, हर्फ के ऊपर होता है, लेकिन दाल के शक्ल का होता है। ये क्या कहता है? सुकून, ठहराव, जजम। देखिए अपने से पहले हरूफ, यानी कि जो भी जिस हरूफ पर जजम होगा, जिस हरूफ पर जजम होगा, उस जजम वाले हरूफ से पहले हरूफ, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, जिस अपने से पहले हरूफ, यानी कि जो भी हरूफ पर जजम है, उस हरूफ से जो पहले वाला हरूफ है उसको अपने में मिला लेना। ये मिलाता है कौन? ये जजम सुकून जो है अपने से पहले वाला हरूफ को अपने पास जोड़ लेता है, मिला लेता है, अपने से पहले हरूफ को अपने में मिलाती है। ठीक, अपने से जिस हरूफ पर जजम होगा, वो जजम अपने से पहले वाले हरूफ को अपने तरफ खींच करके मिला लेता है। अच्छा, कहिएगा सर इसका निशान क्या है? निशान क्या है वो देखिए। देखिए टा लाम है, एक टा है और एक लाम है। ठीक, इस पर है आपको जजम। दाल, मैंने कहा ना कि दाल का जैसा होगा जजम। अब क्या मैंने कहा कि जिस हरूफ पर जजम होगा, वो हरूफ अपने पिछले वाले हरूफ को अपने में मिला लेगा। अब देखिए लाम पर, टा पर नहीं है,
लाम पर जज़म है ना, तो क्या पढ़ते हैं? टालाम जबर टल पढ़ते हैं ना जी। तो ये इसका काम क्या है? जिस हरूफ पर जज़म होगा वो हरूफ अपने पहले वाले हरूफ को अपने में मिला करके मानी दे देगा जी। अब आइए देखिए, मीम लाम, ये मीम है और ये लाम है, इस पे जज़म है, क्या इसको खींच लिया इसने, मीम को अपने में मिला लिया इसने, मीम लाम जबर मल। अब ये क्या कहलाएगा? अच्छा, जिस हरूफ पर मैंने कहा कि लाम, अगर लाम पे जज़म है या नून पे जज़म है या अलिफ पे जज़म है, तो उससे पहले वाला जो हरूफ होगा वो हरूफ को, वो जो जज़म वाला हरूफ है, सुकून वाला हरूफ है, वो अपने में मिला करके और फिर मीनिंग दे देता है, उसको बोलते हैं सुकून या जज़म। अब देखिए, जिस हरूफ पर जज़म होगा, जिस हरूफ पर जज़म है, जैसे यहां पर टा पे तो जज़म नहीं है ना, लाम पे है, लाम पे है ना, यहां मीम पे नहीं है, यहां मीम पे क्या है, यहां पर टा पे नहीं है, यहां पर मीम में नहीं है, लेकिन यहां पर लाम पे है और यहां भी लाम पर है। जिस हरूफ के ऊपर जज़म होगा, जिस हरूफ के ऊपर जज़म होगा, उस हरूफ को मजजूम कहते हैं, उस हरूफ को मजजूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस हरूफ को मजजूम कहते हैं। अब देखिए, अभी बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी कि सुकून किसे कहते हैं भाई? अपने से, जी वो हरूफ जो अपने से पहले वाले, अपने से पहले हरूफ को अपनी में मिला लेता है ना, उसको हम सुकून या जज़म कहते हैं। सर बिल्कुल आसान है, ये आपका जज़म यानी दाल की शक्ल का होता है, ऊपर में होता है, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन जिस हरूफ पर जज़म होता है उसको हम मजजूम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से 2023 में कि जिस हरूफ पर जज़म हो उस हरूफ को क्या कहा जाता है? उसको दे देता है फतह, कसरा, जम्मा या जज़म। तो वहां बच्चे, जब तक आपको नहीं मालूमात रहेगी, आप जब तक पूरे तरीके से सारे वीडियोस को, सारे कवायद को आप नहीं पढ़ पाएंगे, उस वक्त तक जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंदर की बातें होती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। वहां पर बच्चा पूरी तरीके से चित्त हो जाता है कि हम क्या इसका जवाब दें, और गलती मार के चला आता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो जिस हरूफ पर जज़म होता है उसको मजजूम कहा जाता है। चलिए अगला बनते हैं। आप बोलते हैं वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ, साकीन के बाद एराब ना होने को, साकीन के बाद एराब ना होने को वक्फ कहा जाता है। साकीन के बाद एराब नहीं होने को वक्फ कहते हैं। देखिए आप बिल्कुल समझिए गौर से, वहां से एराब को ना होने, एराब ना होने को वक्फ कहा जाता है। जैसे देखिए यहां पर एराब है नहीं है ना, जबर जेर पेश है, बिल्कुल नहीं है। देखिए दाल पे गौर कीजिएगा, दाल पे, मर्द, मर्द में दाल है आखिरी में, एराब लगा हुआ है नहीं है ना। सर्द, दाल है लेकिन एराब लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना जी। साकिन के बाद यानी सीन जबर सर, दाल साकिन सर होता है ना, ऐसे हिस्से करते हैं हम लोग, है ना। मीम जबर मर, दाल साकिन मर्द बोलते हैं। तो दाल साकिन जो हमने कहा, तो क्या दाल साकिन पर एराब है? नहीं है ना। जब एराब नहीं है तो ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं वक्फ। अब वक्फ जिसको आपने वक्फ दिया है, जो हरूफ वक्फ वाला कहलाता है, उस हरूफ को मौकूफ कहते हैं। वक्फ वाले हर्फ को मौकूफ कहा जाता है। वह वक्फ वाले हर्फ को मौकूफ कहा जाता है। बात समझ गए आप मेरे ख्याल से जी। क्या वक्फ साकिन के बाद, यानी कि हम जो हिज्जे करते हैं, मीम रे जबर मर, दाल साकिन, मर्द हो गया, तो हमने दाल साकिन तो कहा, क्या दाल साकिन में एराब है? नहीं लगा हुआ है ना। तो जब एराब लगा हुआ नहीं है तो यही आपको साकिन वाला जो हर्फ है, यही साकिन वाला हर्फ कहलाता है वक्फ जी। और जिस हरूफ पर साकिन होता है, ये जो दाल है और ये दाल है, ये साकिन वाला हर्फ है, तो उस साकिन वाले हर्फ को बोलते हैं मौकूफ। क्या बोलते हैं? मौकूफ कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? मौकूफ कहते हैं उसको। आगे आइए, तशदीद, क्या है ये? तशदीद। निशानी कैसी होगी? देख रहे हैं आप, अल्लाह के ऊपर होता है तशदीद, देखा आपने? जी हां, लिल्लाह देखा आपने? वैसे यहां पर तशदीद है, देख लीजिए गौर से।
तस्दीद हमने तो यहां पे देखा है कि क्वेश्चन से पूछते हैं कि इनमें से कौन तस्दीद की मिसाल है, तस्दीद की निशानदेही कीजिए, या बोलता है कि जम्मा की निशानदेही कीजिए, या बोलता है फतह की निशानदेही कीजिए। तो जब तक आपको वो निशान नहीं मालूम होगा कि ये जबर है, ये जेर है, ये पेश है, ये वक्फ है, ये तस्दीद है, उस वक्त तक ये जज़म है, उस वक्त तक आप बिल्कुल गुम रहिएगा। आता हुआ क्वेश्चन भी आपको गलती हो जाता है। चलिए, तस्दीद है, इसको बिल्कुल आसानी में समझ लीजिए। जहां पर जिस हरूफ पर तस्दीद होगा उसको हम 2 बार पढ़ते हैं। जिस हरूफ पर तस्दीद होगा हम उसको 2 बार पढ़ते हैं, हम उसको 2 बार पढ़ते हैं, हम उसको 2 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ा जाएगा। जैसे गब्बर, जैसे गब्बर, जैसे लंगर, गब्बर, बब्बर, एक हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। तो जिस हर्फ को देख लीजिए, यहां पर ये देखिए, गाफ बे गब, गा बे गब, अबेर बर, ये किस पर है? ये बा पे है ना, बा पे है। जिस हरूफ पर तस्दीद होगा, जिस हरूफ पे तस्दीद होता है उसको बोलते हैं मुशद्दद। क्या बोलते हैं उसको? मुशद्दद। क्या बोलते हैं उसको? मुशद्दद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुशद्दद बोलते हैं। तो तस्दीद में क्या होता है? उस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है। अभी कहा ना गब्बर, आसान तरीके से, गा पे जबर गब, बार जबर बर, गब्बर। तो बा को मैंने पढ़ा 2 बार। तो जब गब्बर को, बा को मैंने 2 बार पढ़ लिया है, वो जो बा है ना, वो बा कहता है मुशद्दद। जिस हर्फ पर तस्दीद होगा उसको बोलेंगे मुशद्दद। अगला ये तनवीन, ये भी बहुत आसान है। इसकी आवाज नाक से निकलती है, इसकी आवाज नाक से निकलती है। किसकी? तनवीन की आवाज नाक से आती है। इस पे 2 जबर होगा, या 2 जेर होगा, या 2 पेश होगा। ये भी बहुत आसान है। इस पे क्या होगा? या तो 2 जबर होगा, या 2 जेर होगा, या 2 पेश होगा। जिस हरूफ पर 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश होगा उसको बोलते हैं तनवीन। इसकी आवाज नाक से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको बताता हूं मैं। फौरन क्या होता है? फौरन क्या लिख सकते हैं? देखिए, फौरन 2 जबर आया। अब ये 2 जबर वाला जो हर्फ है, लफ्ज है, यही आपको कहलाएगा तनवीन। मैंने कहा ना, जिस हरफ पे 2 जबर हो, या 2 जेर हो, या 2 पेश हो, उसको बोलते हैं तनवीन। जिस हरफ पे 2 जबर हो, चाहे नीचे में हो, 2 जबर हो, या 2 जेर हो, या 2 पेश हो, तीनों में से कोई भी अगर आएगा तो वो जो लफ्ज है ना, वो लफ्ज आपको तनवीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनवीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनवीन कहलाता है। उसके बाद एक आखिरी है, यह है मद। मद हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। और मद का निशान आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है और आप जानते भी होंगे। ये मद का सिंबल है। ये क्या है? ये मद का सिंबल है। एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाकर पढ़ा जाता है। ये क्या करता है? एक लफ्ज को जब तक दूसरे से मिला करके नहीं पढ़ेगा, वो ये बेचारा मद जो है वो अपना माने खुद दे ही नहीं पाएगा। अब देखिए, अलिफ मद आ करते रह जाइए। कोई मीनिंग दिया? नहीं दिया ना, कोई मीनिंग ही नहीं देगा जब तक उसमें कोई लफ्ज को नहीं लगा दिया जाए। देखिए, आप देखिए, जीम लगा दिया आपने, आप बोलिए आज। आप देखिए, एक और मिसाल लीजिए, अलिफ मद जबर आ, लेकिन आ तो कर रहे हैं, किसको आ? कौन आ? नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे इसमें? मैंने एक हर्फ लगाया आम, मीनिंग दे दिया ना इसने। आप ये मीनिंग दे दिया, इसका मतलब यही हुआ कि ये एक लफ्ज को दूसरे से मिला करके पढ़ा जाता है। इसमें एक लफ्ज को दूसरे से मिला करके पढ़ा जाता है, जिसको हम मद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए कि आज इल्म हिज्जा का ये आखिरी चैप्टर था। हमें लग रहा है शायद इल्म हिज्जा में जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जितना आपको जरूरत चाहिए, चाहे 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे हो, या किसी भी क्लास के बच्चे हो लोअर कैटेगरी में, आप इसमें आप आराम से इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और जब आप और आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो इससे भी बहुत सारे हिस्से हैं, फतह के बहुत सारे हिस्से, कसरा के हिस्से हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल जो आपकी जरूरत है उससे हम बात कर रहे थे, और हमें उम्मीद है कि शायद आपको ये वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा। इंशाअल्लाह अगला वीडियो जो आएगा
वो वीडियो कवायद के दूसरा जो पार्ट मैंने कहा था आपको, इल्म उरूस, इल्म हिज्जा का पार्ट खत्म, अब हम पढ़ेंगे इल्म उरूस। उसमें क्या क्या है हम लोग इंशाल्लाह जब सामने होंगे तो हम लोग समझेंगे उसके बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर दें उन बच्चों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, हम भी उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारा अगला जो वीडियो बनाते हैं, ग्रुप पर डालते हैं, नेट पर डालते हैं, तो आपको वो चीजें खुद ब खुद मिल जाए और उससे फायदा आपको हासिल हो सके। खुदा हाफिज।